अभिषेक और आप देख रहे हैं चुनाव एक्सप्रेस। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की चुनाव एक्सप्रेस आज पहुंच चुकी है पूर्वांचल के महत्वपूर्ण जिले आजमगढ़। जी हां, जिसे समाजवादी पार्टी का गढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि 2017 में समाजवादी पार्टी ने यहां बड़ी जीत हासिल की थी। 10 में से 5 विधानसभा सीटें सपा ने जीती थी, 4 पर बसपा का कब्जा था और 1 पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। पूर्वांचल की जंग अब बहुत दिलचस्प मोड़ पर आ पहुंची है। दरअसल उत्तर प्रदेश चुनाव को अगर उठाकर देखें तो 292 सीटों पर जनता अपना फैसला सुना चुकी है। अब बची हुई सीटों के लिए जंग जारी है, पूरी जोर आजमाइश की जा रही है। समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी, दोनों की तरफ से स्टार प्रचारकों की धूम मची हुई है। एक तरफ ममता बनर्जी अखिलेश यादव को सपोर्ट करने आई हुई हैं, तो भाजपा की बात करें तो केंद्र से लेकर राज्य स्तर के सभी मंत्री, सभी वरिष्ठ नेता प्रचार में जान झोंक रहे हैं। लड़ाई अब पूर्वांचल के लिए है और कहा यह जाता है यहां जिसने बड़ी जीत हासिल की लखनऊ तक वही पहुंचता है। इस सियासी वार पलटवार में एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी घोर परिवारवादी कहकर अगर अखिलेश यादव को घेर रहे हैं, तो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि हां, हम परिवार वाले लोग हैं, जिनका परिवार नहीं है वो परिवार का दर्द क्या समझेगा। लेकिन इस तीखी बयानबाजी के बीच जनता के मन में क्या है, उसका मूड क्या कह रहा है, ये जानना सबसे महत्वपूर्ण है। तो आजमगढ़ में बड़ी चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सियासी समअप आपको दिखाते हैं, एक छोटी सी रिपोर्ट। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आजमगढ़ की जनता भी हमारे बीच में है, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। अंतिम चरण में अंतिम वार, किसकी सरकार? संवेदना नौजवान के रोजगार के लिए नहीं है, उनकी संवेदना अन्नदाता किसानों के लिए नहीं है, उनकी संवेदना महिलाओं की सुरक्षा के लिए नहीं है, उनकी संवेदना तो पेशेवर माफिया और अपराधियों के लिए, उनकी संवेदना तो आतंकवादियों के प्रति है। बेरोजगारी याद रखोगे, ये फौज की भर्ती याद रखोगे, शिक्षक में नई भर्ती होने जा रही है याद रखोगे, बीएड टेट वालों आपको समायोजित करने जा रहे हैं याद रखोगे, अनुदेशकों आपको नियमितीकरण करने जा रहे हैं, मदद करोगे। हमारे किसान भाइयों, बोरी की चोरी तो नहीं भूल जाओगे, और ये पेट्रोल जो 100 रुपए हो गया ये तो नहीं भूल जाओगे। इसलिए यूक्रेन रूस के बीच जंग, यूपी में सियासी युद्ध। ज्यादा तेजी से निकालने के लिए हमारी सेना, वायु सेना को भी लगा दिया गया है। दुनिया के दूसरे देश के जितने भी नागरिक थे वो अपने अपने नागरिकों को लेके चले गए। भारत सरकार क्या सो रही थी? भारत सरकार ये कहती है कि दुनिया में उनका डंका बजता है, तो आखिरकार जो भारत सरकार दुनिया में डंका बजाने की बात कर रहे थे, बच्चे अभी क्यों फंसे हुए हैं? परिवारवाद के खिलाफ पूर्वांचल के गढ़ में हिसाब। जब सरकार बनाने का मौका मिला, आपको पीछे रखने का काम किया, ऐसे लोगों को कभी माफ मत करना भाइयों, कभी माफ मत करना। पढ़ने वाले बच्चे फंसे हैं यूक्रेन में, ये सरकार मदद नहीं कर रही है, और इसलिए मदद नहीं कर रही क्योंकि एक परिवार वाले ही परिवार वालों का दुख समझ सकते हैं। जिनका परिवार नहीं है वो बच्चों का दुख नहीं समझ सकते हैं। समाजवादी किले में कौन करेगा खेला? कल छठे चरण का चुनाव जब होगा ना, तो वह छक्का लगेगा, छक्का सीधे स्कोर पहुंचेगा 275। धुआंधार वोटिंग करोगे कि नहीं करोगे? और जब आपकी धुआंधार वोटिंग होगी तो धुआं उड़ाने वाले धुआं हो जाएंगे। बताओ, सबक सिखाओगे उन्हें? आजमगढ़ से देखिए खास शो चुनाव एक्सप्रेस। तो एक तरफ भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि छठे चरण में जीत
लगेगा। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब यूपी में इनकलाब होगा, यूपी में बदलाव होगा। किसके दावे में कितना दम है, ये सब कुछ जनता को तय करना है, लेकिन चर्चा मुद्दों पर होनी चाहिए, चर्चा जमीनी हकीकत पे होनी चाहिए। और इसके लिए सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए सभी मेहमानों का। भाजपा का पक्ष रखने के लिए ब्रजेश यादव जी हमारे बीच में है, जिला उपाध्यक्ष। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर अभिषेक राय है, राष्ट्रीय प्रवक्ता। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अनिल यादव जी हैं, प्रत्याशी निजामाबाद। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए गोविंद दुबे जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषण के लिए धर्मेंद्र श्रीवास्तव जी हमारे बीच में हैं। तो चर्चा की शुरुआत सबसे पहले भाजपा से। ब्रजेश यादव जी, ये बताइए, अब पूर्वांचल के लिए जंग है, 111 सीटों के लिए अब मारामारी है, जोर आजमाइश है। बताइए, छठे चरण में जीत का छक्का लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जितने बुलडोजर अब सभाओं में दिख रहे हैं उसका तो ड्राइवर बदल जाएगा 10 मार्च के बाद। ये कोरी कल्पना है, कोई ड्राइवर नहीं बदलने जा रहा। ड्राइविंग सीट पे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी दोबारा बैठने जा रहे हैं 10 मार्च को। हमने उत्तर प्रदेश में जो काम किए हैं, हमारे कामों की बदौलत जनता एक बार फिर हमको चुनने जा रही है। ठीक है, बहुत बड़ा दावा आप कर रहे हैं कि विकास की बातें, योजनाओं का लाभ लेकर मैदान में और जनता हमें ही चुनेगी। समाजवादी पार्टी से ये जानते हैं कि आपने बाबा बुलडोजर कह के या बुलडोजर पे तंज कस के कोई गलती तो नहीं कर दी। उन्होंने तो कैंपेन बना लिया इसको, हर जगह बुलडोजर लेकर पहुंच रहे हैं और दिखाया ये जा रहा है कि देखिए अपराध पर नियंत्रण करना है तो ये रहा बुलडोजर, दंगे रोकने हैं तो ये रहा बुलडोजर, माफियाओं को जेल भेजना है तो ये रहा बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर। 403 कैंडिडेट्स में से 213 के ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और ये बुलडोजर की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? ऐसी लिस्ट तो सपा में है, लगभग हर पार्टी में। मैं बता रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर 2017 से पहले कितने मुकदमे थे। माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर को तो हाई कोर्ट का नोटिस मिल गया, और ये लोग सुचिता की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए। 4.5 साल में एक ईंट नहीं गिना पाएंगे जो इन्होंने रखी हो। वो तो कह रहे हैं एक दंगा हुआ हो तो बता दीजिए। सारे माफिया जिनके नाम से लोग कांपते थे, जो गरीबों की जमीन हथियाते थे, सब जेल में। मैं माफियाओं के नाम बताना शुरू करूंगा तो शायद ये समय खत्म हो जाए। बनारस के डॉन को एमएलसी बना रखा है, जौनपुर के डॉन को पूरा समर्थन मिल रहा है, आप देख रहे हैं। और ये जनता क्या बात करेगी? इन लोग को एकदम पता है, इनकी जमीन खिसक चुकी है। 292 में हम 200 पार पहले ही पहुंच गए हैं। चलिए, आपका दावा तो दूसरे चरण से ही जारी है कि हम डबल सेंचुरी लगा चुके हैं। कांग्रेस बताइए, इस बार महिलाओं पे बड़ा दाव खेल रहे हैं। लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, 40% उम्मीदवार महिलाएं, आधी आबादी को आप टारगेट कर रहे हैं। पूर्वांचल में आते आते रफ्तार सुस्त क्यों पड़ गई? कहीं रफ्तार सुस्त नहीं हुई थी। आज प्रियंका गांधी आजमगढ़ में थी, हम लोगों ने बड़ी जनसभा की। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ये जो पूरी लड़ाई है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि बुलडोजर, एक तरफ कह रहे हैं कि गर्मी शांत कर देंगे, कोई कह रहा है कि चर्बी उतार देंगे। जितने लोग तालियां बजाने आए हैं, ये लोग अपने आप से पूछें कि इनके घरों में बेरोजगारी का आलम क्या है। इनसे पूछिए कि ये इनकी बहनें पढ़ने जा पा रही हैं कि नहीं पढ़ने जा पा रही। इन्हीं से पूछेंगे, जनता के बीच में यही सवाल लेकर चलेंगे। तमाम आजमगढ़ की जनता यहाँ पर है, हाथ उठाइएगा, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी से जानते हैं। बताइए, झाड़ू लेकर कहां तक पहुंचे आप तो आज कह रहे हैं कि भाई हम, मनीष सिसोदिया बोल रहे हैं कि हम तो जो है मेजोरिटी से सरकार बनाने जा रहे हैं। ये जो दिल्ली से झाड़ू लेके हम लोग यूपी में पहली बार कदम रखे हैं विधानसभा में, ये बताने के लिए रखे हैं कि यहाँ पे जो जाति पाति धर्म और भ्रष्टाचार की यह राजनीति जो हो रही है, इसको चाहे किसी भी पार्टी की राजनीति हो रही हो, ये कतई निंदनीय है। इन सारी व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने के लिए, साफ करने के लिए हम यूपी में झाड़ू लेके आए हैं। और अब की बात, नहीं, आप जाति पाति की बात कर रहे हैं। मुझे आज भी याद है कि यूपी चुनाव का जब माहौल गर्म होना शुरू हुआ था, माहौल बनने लगा था, तो संजय सिंह तो एक लाइन से लगातार ब्रेथलेस होकर जातियां सुनाते थे, और आज आप कह रहे हैं कि हम तो जातियों की बात ही नहीं कर रहे। कभी भी आम आदमी पार्टी जाति की बात नहीं की है। आप यहां से लेकर 3 बार के मुख्यमंत्री कार्यकाल का रिजीम उठा के देख लेंगी, दिल्ली में न कोई जाति न धर्म, ऐसी कोई बात नहीं होती है। और मैं उसी मुद्दे को, हमारी पार्टी उसी मुद्दे को लेके यूपी में कदम रखी है। और अब की बार चूंकि बच्चा जन्म लिया है, निश्चित रूप से आप सभी भाइयों को बता देना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि अगली बार तक हम यूपी की तस्वीर को पूरी तरह से बदलने में कामयाब होंगे।
चलिए, बड़ा दावा आप कर रहे हैं कि अभी तो जन्म लिया है, अगली बार जो है बड़ा कदम बढ़ाएंगे। राजनीतिक विश्लेषक से चर्चा करते हैं। सर, पूर्वांचल की लड़ाई में इस बार कहा जा रहा है कि राशन और पेंशन, ये दो मुद्दे बहुत हावी रहने वाले हैं। तो तमाम पार्टियों के लिहाज से अगर देखा जाए तो किसकी दावेदारी फिलहाल पुरजोर तरीके से नजर आई है? दोनों मुद्दे कितने बड़े लेवल पर जनता को इफेक्ट कर रहे हैं? एक तरफ भाजपा फ्री राशन को लेकर मैदान में है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल पेंशन बहाली को लेकर जो है वो बड़े दावे कर रहे हैं। देखिए, आजमगढ़ जिला जो है पूरी तरीके से पॉलिटिकल सेंटर बन चुका है उत्तर प्रदेश का, और यहाँ से मैसेज बहुत दूर जाता है। रही राशन की बात, तो जनता को राशन मिल रहा है, मुफ्त की चीजें तो जनता को मिलती है। तो जनता जो है कोई भी चीज बांटने चले जाए, मंदिर के सामने अभी कोई चीज बंट रही हो तो लोग तुरंत जो है खड़े हो जाएंगे लेने के लिए। और इनके अभी मंत्री भारतीय जनता पार्टी के ही मंत्री आए थे और उन्होंने कहा कि 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की और 15 करोड़ लोगों को राशन दिया गया है। तो इसका मतलब कि उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ जनता गरीब हो चुकी है, और लोग कह रहे हैं कि आर्थिक स्तर ऊपर उठा है। तो ये कैसे माना जाए? नहीं, लेकिन अभी आपने जिक्र किया कि एक जो फ्री वाली साइकोलॉजी होती है कि भाई मिल रहा है तो हर कोई लाइन में आ जाता है कि ठीक है हम भी ले लेते हैं। ऐसी भी तस्वीरें सामने आई जब लोगों ने कई कई किलो पैकेट लेकर अपने घर में रख लिए। देखिए, जनता को क्या है कि कोई भी चीज, चाहे राशन हो चाहे ऋण लिए हो, उसको माफ करना, उसको फ्री की चीजें सब अच्छी लगती हैं। लेकिन वोट जो है, जो 5 साल सरकार चलती है तो पूरा वोट पूर्वांचल का जातीय समीकरण पर आधारित हो जाता है, और जात पर आधारित, मजहब पर आधारित ये वोट है, और आजमगढ़ का वोट भी इसी पर पड़ने जा रहा है। तो आप बड़ा कारण मानते हैं कि पूर्वांचल की राजनीति में जातिगत समीकरण हमेशा से हावी रहे हैं, इसको साधने वाला ही जो है वो अपनी नैया पार लगा पाता है। सवाल लेते हैं जनता के बीच से, आप लोग हाथ उठाइए, कोई कुछ कहना चाहता है। चलिए, चर्चा की शुरुआत सबसे पहले यहाँ से हम करते हैं। सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? आजमगढ़ से जुड़ा कोई मुद्दा, 5 साल में यहाँ कोई विकास का काम हुआ है या आज भी कुछ सुविधाएं रह गई? नहीं, 40 साल से ये विधायक है और विकास का कार्य एकदम ठप पड़ा हुआ है। इन्होंने अपने गांव तक की सड़क तक नहीं बनवाया है, और कोरोना काल में कभी जनता के बीच नहीं आए। बाढ़ आई थी, पब्लिक के बीच नहीं गए। यहाँ का कोलघाट का इलाका डूबा हुआ था, कभी हालचाल लेने नहीं। जनप्रतिनिधि हालचाल लेने नहीं जाते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, विकास तो आजमगढ़ में इस सरकार ने बहुत अधिक किया है। एक्सप्रेस वे बना है, दूसरा यहाँ बच्चों के उच्च शिक्षा के लिए जो यूनिवर्सिटी बनाई गई है, डबल लाइन बन रही है, और साथ ही साथ विद्युतीकरण भी हो रहा है। आप देख लें, मऊ से आजमगढ़ सिदारी तक बन गया है। और उसके बाद अभी यह हो रहा है कि राशन की बात, कोरोना पीरियड में जब पूरे महामारी में लोग बेरोजगार हो गए, पलायन हुआ उनका दिल्ली। और ठीक है, आप कह रहे हैं कुछ काम अच्छे यहाँ पर हुए हैं, हाईवे बना है जी, क्या कहना चाहते हैं? नाम बताइए अपना। मेरा नाम है मेहर खान, मैं शिवली कॉलेज का छात्र नेता हूँ। ये 5 सालों में इन्होंने कुछ भी नहीं किया, ना इनके पास विकास है ना रोजगार है, कुछ भी नहीं है। और ये मजहब की बात करते हैं, ये हिंदू मुसलमान की बात। अरे हिंदू मुसलमान तो अपने जान पे खेल के करता है। और मैम सुनिए, कोई नहीं बचेगा ताली। हमको बांट के हुकूमत करने की हसरत बड़ी मुश्किल से मिलती है। अच्छा, मुझे ये बताइए कौन बांट रहा है? मैं अगर यहाँ पर 2017 का रिजल्ट देखूं तो 5 तो सपा के विधायक हैं, 4 बसपा के विधायक हैं, 1 भाजपा के पास है। तो किसने काम नहीं किया ये बताइए? अपने जनप्रतिनिधि से सवाल करेंगे ना जी। मैम, मैं तो बोल ही रहा हूँ ना, ये तो बांटा जा रहा है हमारे भाइयों को, ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, आप बैठिए। और कोई कुछ बोलना चाहता है? जी, क्या नाम है आपका? देखिए, जहां तक विकास की बात है, अगर विकास आजमगढ़ में हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी सरकार में हुआ है, और यहाँ पर किसी ने विकास नहीं किया है। इतिहास में क्या क्या काम हुए वो भी गिनवा दीजिए जी। काम क्या क्या हुए हैं वो भी गिनवा दीजिए। आप कह रहे हैं ना विकास हुआ है। काम तो यहाँ पर जो काम किए हैं, चाहे वो कमिश्नरी हो, चाहे वो पीजीआई कॉलेज हो, चाहे दूध की डेयरी हो, यानी हर तरह का विकास यहाँ पर जो हुआ है वो समाजवादी ने किया है। जी, आप विकास, सपा वाले विकास इतना किए हैं कि अभी तक विधायक जी के आवास का सड़क नहीं बना है। ये विकास आप देख लीजिए, आओ पट्टी, मंचोबा, ममरकापुर, कहीं रोड नहीं मिलेगा। ये बुनियादी सवाल है कि विधायक आवास के बाहर ही सड़क तैयार नहीं है, तो आखिर आम लोगों का क्या हाल होगा? बताइए, ऐसा क्यों है? विधायक आवास के बाहर की सड़क टूटी फूटी है। विधायक जी, यहाँ के विधायक जी, वो कभी भी जनता के बीच में नहीं जाते, उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं करते,
और एक मेरे भाई जो कह रहे हैं कि हमको बांटने का काम किया जा रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूं सरकार की जितनी योजनाएं हैं बिना किसी भेदभाव के सबको मिली है। आवास हमने दिया है, सबको दिया है, शौचालय हमने दिया है, सबको दिया है, राशन हम सबको दे रहे हैं। तो धर्म के नाम पे, तो जात के नाम पे हम कोई बंटवारा नहीं करते। आप ये दावा कर रहे हैं तो आखिर कौन जाति धर्म के नाम पर बांट रहा है? आजमगढ़ में सबसे ज्यादा विधायक तो सपा के हैं, जनता कह रही है यहाँ कोई काम नहीं हुआ। शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। बोलिए, आप बोलिए माइक। मुझे देखें, मुझे थोड़ा समय चाहिए, जवाब देने के लिए समय चाहिए, क्योंकि हमारी पार्टी की बात हो रही है। आप एक चीज बताइए, 8 बार का कोई लगातार विधायक बिना जनता के बन पाएगा क्या? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, कितने लोग 8 बार गए हैं? नहीं गए। उन्होंने विकास पुरुष हैं दुर्गा यादव जी, उन्होंने लगातार विकास किया। अभी इन्होंने कहा, अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक साहब ने कहा कि 15 करोड़ को इन्होंने अनाज बांट दिया। आप मुझे बताएं, इलेक्शन कमीशन ने कहा है 15 करोड़ वोटर हैं, यहाँ पैनल पे बैठे हम 5 भाइयों को, यानी इन्होंने राशन बांट दिया। मैंने तो नहीं लिया। नहीं, उनका कहना है हमने जरूरतमंदों को दिया। नहीं लिया, मैंने तो नहीं लिया। ये झूठी सरकार है, फरेबी सरकार है। और जो हमारे डीपीआर तैयार हुई थी समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, उसका इन्होंने नाम बदलना शुरू कर दिया। और माननीय मुख्यमंत्री जी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसी सड़क पर पैदल चला दिया। ये जवाब इनसे लेते हैं। बताइए, बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि एक तो नाम बदला आपने और दूसरा झूठों की सरकार है, झूठ बोलते हैं। ये एक एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, हम 6 एक्सप्रेसवे बनाने जा रहे हैं। इन्होंने आजमगढ़ में इन्होंने कहा कि आजमगढ़ के लोगों को विश्वविद्यालय की जरूरत नहीं है। इन्होंने विधानसभा में कहा था हमने विश्वविद्यालय देने का काम किया है। इन्होंने आजमगढ़ के लोगों को अशिक्षित रखने का काम किया। ये चाहते थे कि आजमगढ़ के लोग सिपाही से ज्यादा न बने। और एक बात ध्यान से सुनिए, शिक्षा व्यवस्था को नष्ट करने का काम इन लोगों ने किया है। विश्वविद्यालय नहीं चाहिए। ठीक है सर, आपने बात रखी। बड़ा आरोप ये लग रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में आजमगढ़ में कोई काम नहीं किया। आप लोगों ने तो कह दिया विश्वविद्यालय की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, फिर भी भाजपा ने। मैं आपकी न्यूज 18 टीम को एक चैलेंज देता हूँ, मैं मीडिया के बंधुओं से एक चैलेंज देता हूँ। आप जो इन्होंने विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है, वहाँ की जमीन जाके देख के आइए। आप खाली खंडहर है, पूरी खाली जमीन है। ये बात करेंगे 5 साल सोते रहे, 5 साल सिर्फ सोते रहे और चुनाव आ गया तो चुनावी वादे लेके घुस गए। ऐसा है क्या? अच्छा ये बताइए आप, जब हम किसी नींव पर निर्माण करते हैं किसी जमीन पे, तो क्या वो पहले से भव्य भवन बना होता है क्या? अगर हम विश्वविद्यालय का निर्माण करने जा रहे हैं तो जमीन वो समतल होगी और उस जमीन पे, समतल जमीन पे हम भव्य विश्वविद्यालय का निर्माण करने जा रहे हैं। जनता की बात जानते हैं, जनता के सवाल लेते हैं, एक एक करके। शांत हो जाइए, पहले आप शांत हो जाइए। नारेबाजी करेंगे तो सवाल जनता नहीं सुन पाएगी। मैडम, मैं आजम समाजवादी के प्रवक्ता जी से ये पूछना चाह रहा हूँ कि 5 साल यहाँ पे सांसद माननीय अखिलेश जी थे और यहाँ पे विधायक हैं दुर्गा प्रसाद यादव जी। पूरे इस कार्यकाल में केवल एक काम बता दे मैडम, एक काम। और कोरोना काल में पूरा आजमगढ़ जिला परेशान था, एक बार अखिलेश जी देखने नहीं आए। मैम, जो ये रोड के लिए बात कर रहे हैं, हम अपने घर, इनके घर से जब निकलेंगे, आप यहाँ आएंगे कलेक्टर कचहरी, इनके रोड बहुत गड़बड़ हैं। ये कब रोड बनाएंगे ये बताएं हमको। ये अपने घर का रोड नहीं बना तो आजमगढ़ क्या विकास करेंगे? ठीक है, जनता की शिकायतें हैं सड़कों को लेकर, विश्वविद्यालय को लेकर, कोरोना काल में नाराजगी को लेकर। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप सबकी दलीलें सुनिए। मेरा डॉक्टर अभिषेक राय जी से एक प्रश्न ये है। सर बोलिए, माइक आपके सामने, कोई बात नहीं। मैं ये जो मुफ्त की राजनीति हो रही है, जिसपे आपकी सरकार केजरीवाल जी ने स्टार्ट करा दिल्ली से कि मुफ्त पानी देंगे, मुफ्त बिजली देंगे, उसी तर्ज पर श्री माननीय अखिलेश यादव जी ने भी ये मुफ्त बिजली, लैपटॉप, स्कूटर प्रियंका गांधी जी ने। मेरा प्रश्न सिर्फ ये है कि ये जो चीजें हैं ये आप कहां से ला कर देंगे? कहां से ला कर देंगे? सरकारी खजाने से। और कहां? नहीं, सरकारी खजाने से नहीं, ये बोलिए खजाने से नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, सफाई आप चले जाइए, अखिलेश यादव की अलग कोठी बनी है, मुलायम सिंह यादव की अलग कोठी बनी है, शिवपाल यादव की अलग कोठी बनी है, धर्मेंद्र यादव की अलग कोठी बनी है, प्रतीक यादव की अलग कोठी बनी हुई है। और ये जनता का आम नागरिक जो हमारा है, उसके पैसे से, उसके टैक्स से आप लोगों को फ्री और उन्हें आश्रित बनाना चाहते हैं।
ये बड़ा सवाल है। उनका कहना है कि आम जनता के टैक्स का पैसा फ्री की योजनाएं बांटकर वोट ले लेते हैं और अपने घर बना लेते हैं, आलीशान बंगलों में रहते हैं। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, भाजपा का जो 1800 करोड़ का कार्यालय दिल्ली में बना, वो किसके पैसे से बना? 4700 करोड़ की ये पार्टी हो गई, किसके पैसे से हो गई? ये जनता के पैसे से हो गई। आज विश्व में सबसे अमीर पार्टी में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी है। पूछ लेते हैं। हाँ बताइए, वो कह रहे हैं कि किसके पैसे से बना? ये हमारे हिंदुस्तान में 12 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और ये कार्यकर्ताओं के पैसे से बनी हुई ये सारी बिल्डिंगें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बने हैं। ये जनता के हमारे कार्यकर्ताओं के पैसे से बने हुए हैं। ठीक है, सपा इस पर जवाब देना चाहती है। जी 10 सेकंड मुझे जनता के बीच पूछना चाहता हूं, 3100 करोड़ का जो इलेक्टोरल बॉन्ड मिला, उसका हिसाब क्यों नहीं देते थे? राहुल चौकसी और ये नीरव मोदी, इसमें ये सरकार जवाब क्यों नहीं देती? ये सरकार जवाब नहीं दे पाएगी। ये लोग उद्योगपतियों की सरकार है, इन्होंने किसानों को रौंदने का काम किया। मुझे सिर्फ 30 सेकंड चाहिए। वो मामला कोर्ट में, कांग्रेस कुछ और। देखिए, एक तरफ लूटने वाले लोग हैं, एक तरफ झूठ बोलने वाले लोग हैं। जो बात हो रही है कि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े कारपोरेट की तरह जो भाजपा ने अपने कार्यालय बनाए, कांग्रेस का भी भव्य कार्यालय बन रहा है दिल्ली में, पता है कि नहीं आपको? भाजपा से भी बड़ा कार्यालय बन रहा है। मेरी बात सुनिए, ये लोग उद्योगपतियों के गुलाम हैं। इस देश को अडानी अंबानी के हाथों बेचना चाहते हैं। ये आरोप तो जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब भी लगते थे। ये आरोप जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब भी लगते थे कि क्या ये पूंजीपतियों की सरकार है। बताइए, ये जो फ्री की शुरुआत की है वो आप लोगों ने की है। अब ये उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुकी है। हर दल फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है सिर्फ वोटों के लिए। वो जनता के ही तो टैक्स का पैसा है। ये फ्री की परंपरा मुझे नहीं लगता है कि ये पहली बार हमारे जनजीवन में या आम आदमी के जनजीवन में रही है। ये तो बहुत सामान्य सी बात है कि एक चाय पत्ती लेने जाती है महिला घर की, और वो चाय पत्ती किसी भी छोटी से छोटी कंपनी की क्यों ना हो, उसमें अगर एक छोटी सी गिलास मुफ्त में मिलती है तो वो महिला उस तत्परता से उस चाय पत्ती को लेती है और उसका इस्तेमाल करती है। तो ये तो परंपरा हमारे जन्म से ही हमारे अंदर लेकिन देश चलाना, प्रदेश चलाना किसी चाय की पत्ती को खरीदने और चाय बनाने के बराबर नहीं हो सकता। अगर जो व्यक्ति एक घर नहीं चला सकता, वो देश और प्रदेश बिल्कुल नहीं चला सकता है। और वर्तमान की सरकार और पूर्व की सरकार, ये दोनों सरकार राजनीति जो भी कर रही है वो बिना मुद्दे की राजनीति कर रही है। इन दोनों का आधार शिक्षा तो है ही नहीं, स्वास्थ्य है ही नहीं और बुनियादी व्यवस्थाएं है ही नहीं। ठीक है, आम आदमी पार्टी के अपने दावे हैं। हाथ उठाइए और हमसे हाथ उठाइए। कौन बोलना चाहते हैं? एक एक करके हंगामा मत करिए। पीछे जाइए। मैं माइक लेकर आऊंगा। बैरियर के पीछे रहिए। बैरियर अनुशासित तरीके से। एक बात, आप केवल भाजपा वाले से सवाल पूछ रही हैं, एक भी आम नागरिक से सवाल नहीं पूछते। जो भाजपा का समर्थक है आप उससे सवाल पूछ रही है। मुझे क्या मालूम? मैंने आपके सामने माइक लगाया, आप किसके समर्थक हैं? बेकार की बात कर रहे हैं आप। भाजपा वाले से पूछिए। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं इन सभी प्रवक्ताओं से कि राष्ट्रवाद जो हमारे देश के पेंशन विहीन लगातार संघर्ष कर रहे हैं, बीएसएफ के लोग पेंशन के लिए लड़ रहे हैं, ये पेंशन के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लगातार पेंशन का मुद्दा पूरे देश में गूंज रहा है। आज मैं सभी प्रवक्ताओं से पूछना चाहता हूँ, पेंशन का सवाल जाएगा। आप यहाँ भाजपा के किसी एक नेता पूछ लीजिए कि यहाँ पे एक काम ये गिनाते उत्तर प्रदेश में या पूरे आजमगढ़ में किसने किया है? पीछे हटिए आप। एक करके बात करें। एक युवाओं के लिए एक भी, अगर किसानों के लिए एक भी मैनिफेस्टो में इनका काम है? आप बताइए। अनुशासित तरीके से, मैं माइक लेकर नहीं आऊंगी। अनुशासित तरीके से, इस तरह नहीं। पेंशन का मुद्दा है, ये मैं एक करके सबके पास ले जाती हूँ। रुकिए, आप रुकिए, सब्र करिए, मैं आऊंगी। पेंशन का मुद्दा है, ये सवाल आप सबके लिए है, क्योंकि इस पेंशन को रोके हुए काफी वक्त बीत चुका है। इस बात सपा की भी सरकार रही है और भाजपा की भी सरकार रही है। पुरानी पेंशन बहाली को लेके उन्होंने तो मैनिफेस्टो में लिख दिया कि हम बहाल करेंगे, लेकिन अब शिकायतें आपसे है लोगों की। पेंशन को लेकर के उसके बारे में भाजपा की सरकार पूरी तरह से काम कर रही है और उसके बारे में हम विचार कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि वो पेंशन हम भी बहाल करें। ठीक है, आप कह रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे। बताइए,
आपकी भी तो सरकार रही है 2017 से पहले, ये तो मुलायम सिंह यादव ने बंद किया था, तो आप लोगों ने क्यों नहीं बहाल की? आज आप मैनिफेस्टो में पढ़ रहे हो। हम 22 लाख सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देने जा रहे हैं, 300 यूनिट बिजली देने जा रहे हैं और 10,000 बेरोजगारों को पहली कैबिनेट में रोजगार देने जा रहे हैं। हमारी विकासशील सोच रही है। अभी हमारे एक मित्र पूछ रहे थे कि बिजली कहां से देंगे, उसका डीपीआर तैयार है। हमने बिजली घर बनाए। भाजपा का एक नेता, मैं तो मंत्रियों तक को चैलेंज कर चुका हूं, मैं कितने डिबेट्स में बैठ चुका हूं, कोई एक बिजली घर नहीं गिना पाते। अगर मुझे बिजली घर गिनाने को कह दे, मैं जिले वाइज गिना दूंगा। हमने बिजली के क्षेत्र में वो काम किया कि आज उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर बन रहा है और हम बिजली दे के रहेंगे। आज जो बिजली आ रही है उसके पीछे भी समाजवादी पार्टी का हाथ है, आप ये कहना चाह रहे हैं? मतलब एक और फीता भाजपा ने काट दिया है। जनता के बीच चलते कुछ और लोगों का सवाल, इधर। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिराज अहमद है और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। और मेरा सवाल ये है कि बहुत सारी बातें हुई लोकेलिटी पे, लेकिन नेशनल इश्यू पे कोई बात नहीं हुई। मेरा कहना ये था कि जो यूक्रेन में जो छात्र मारा गया एमबीबीएस का, उस पर क्या जवाब देंगे? गृह मंत्री खामोश है और योगी जी आल्सो खामोश है। आज रैली थी योगी जी की, आपने भीड़ देख के अंदाजा लगा लिया होगा कितनी भीड़ थी, सारी की सारी कुर्सियां खाली थी। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है। बताइए, हाथ पे आप क्या लिख के लाए हैं? सब मुद्दे लिख कर लाए हैं सरकार के। रैलियों में भीड़ नहीं है, यूक्रेन का छात्र। अच्छा चलिए, ठीक है, पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। एक मिनट, ईवीएम वाली बात मैं कर लूं, लिखा हुआ पॉइंट है। ईवीएम में जो मामलात हैं वो सारी गड़बड़ियां बीजेपी के अंदर ही क्यों निकलती हैं? जैसे ईवीएम में गड़बड़ी हुई, कौन सी गड़बड़ी हुई? अभी आपने देखा, दोबारा मतदान हो रहा है ना वहाँ पे, दोबारा मतदान हो रहा है। सपा वाले जिस बिजली की बात कर रहे हैं, जिस बिजली की बात कर रहे हैं, भाई साहब शांत हो जाइए। जिस बिजली की बात कर रहे हैं, यही अखिलेश यादव जी ने अंडरग्राउंड बिजली के लिए लाइन दिया, कहीं अंडरग्राउंड चालू नहीं हुआ। सारा पैसा लोग पेमेंट करा के निकाल लिए, कहीं अंडरग्राउंड चालू नहीं हुआ। जनता से अलग अलग जुड़े हुए मुद्दे हैं। आप कांग्रेस के समर्थक हैं, कांग्रेस के समर्थक बैच लगा कर बताएंगे। कांग्रेस पार्टी ने ही देश का विकास किया था, मोदी जी ने उसको बेचने का काम किया है। और आज की क्या बिक गया? लीज पर गया है। हाँ बताइए, बिकना और लीज में कोई फर्क नहीं है ना? लीज पर देना क्या है? बेचना ही। बेचना नहीं है, लीज पर देना है, वापस समय के बाद। फिर सरकार लोग घर भी किराए पर लीज पर देते हैं, दुकान भी लीज पर देते हैं। आप सवाल पूछिए। सवाल मैडम, एक सवाल। शिक्षा की बात तो बीजेपी नहीं करती है, कहीं यूनिवर्सिटी खोलने की बात नहीं करती, कहीं अस्पताल खोलने की बात नहीं करती, नौजवानों को रोजगार देने की बात नहीं करती। रोजगार, शिक्षा, यूक्रेन, उत्तर प्रदेश चुनाव में अब यूक्रेन की भी एंट्री हो गई है। यूक्रेन में छात्रों के जो वीडियो सामने आ रहे हैं, उसको विपक्षी पार्टियां ट्वीट करके सवाल ये पूछ रही है कि ये छात्र फंसे कब निकलेंगे। लेकिन अब एक वीडियो ये भी सामने आया है कि जो छात्र वापस लौट आए हैं वो कह रहे हैं हम तो सही सलामत घर पे हैं। वो पुराने वीडियो थे। तो आप राजनीति कर रहे हैं इस मुद्दे पर, यूक्रेन के मुद्दे पर। लगातार फ्लाइट्स आ रही है वहां से, वॉर जोन से निकाला जा रहा है स्टूडेंट्स को, लोगों को। देखिए, आजकल बहुत आसान है, गूगल पे हर चीज अवेलेबल हो जाती है। अभी यूक्रेन से भी एक वीडियो आया कि हमारा मेडिकल का स्टूडेंट शॉट डेड हो गया। मैं डॉक्टर होने के नाते उसके परिवार से सहानुभूति अर्पित करता हूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी बहुत संवेदनशील पार्टी है और हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कर्नाटका का रहने वाला था। ये मोदी सरकार ने एयर इंडिया को, जो सरकार ने 1962 में टाटा से खरीदा था, उसी को वापस टाटा को बेच दिया। 28 पीएसयू बेच दिए, देश नहीं बिकने देने का नारा देने के बाद। आप बताइए, माननीय प्रधानमंत्री जी से ये सवाल जरूर पूछना चाहूंगा मैं कि आपने कहा था देश नहीं बिकने दूंगा, आप सारी चीज प्राइवेटाइज करते चले जा रहे हैं। कांग्रेस भी कुछ कहना चाह रही है। यूक्रेन के सवाल पे आजमगढ़ में जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैं आता हूं, सरामीर की एक लड़की वहां फंसी हुई है। जो लोग पाकिस्तान जाके बिरयानी खा के चले आते हैं, जो लोग नवाज शरीफ के अम्मा को चादर देने जाते हैं, वो लोग यूक्रेन से हमारी बहन को नहीं ला पा रहे हैं। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास नहीं है। दूसरी बात जो पूरे निजामाबाद में, आजमगढ़ में जो 32 साल की दुर्दशा रही है, उसके लिए उतने ही जिम्मेदार भाजपा के लोग हैं जितने समाजवादी पार्टी के लोग। यूक्रेन की आपने बात कही, तो आप एक अपडेट दे दीजिए यहाँ भी जनता को। हो सकता है कि ये लोग नेशनल टीवी अभी ना देख रहे हो या अपडेट नहीं हो। कितने स्टूडेंट्स वापस आ गए हैं, अभी फिलहाल क्या स्टेटस है? अभी वहां से कम 2000 हमारे स्टूडेंट्स वापस आ गए हैं। और यूक्रेन में जो भारतीय छात्र मारा गया है
उसके लेकर के हम सभी लोग बहुत संवेदनशील हैं, हमें बहुत दुख है। लेकिन इस बात का भी हमको दुख है कि ये लोग उसको राजनीति का मुद्दा बना रहे हैं। हमारे 4 हेल्थ मिनिस्टर वहां गए हैं, हम वहां से अपने छात्रों को सुरक्षित लाना चाहते हैं और ये इस चुनाव में राजनीति का मुद्दा बना रहे हैं। इसके एकदम बंद होना चाहिए। इतने गैर जिम्मेदार लोग हैं ये। हमारे छात्र वहां अगर मारा गया है, हम उसके लिए दुखी हैं और ये राजनीति का मुद्दा बना रहे हैं। बिल्कुल वॉर जोन है और सरकार कोशिशें कर रही है लगातार एक एक करके फ्लाइट्स जो है वो वहां से स्टूडेंट्स को लोगों को निकालने में लगी हुई है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप पीछे हटिए, पीछे हटिए आप लोग, ठीक है। जो अनुशासित रहेगा मैं माइक उसी के साथ। पेंशन पे सवाल हो चुका है, कोई और मुद्दा आप बोल चुके हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूँ, जब चुनाव आता है तो इनको हिंदू धर्म दिखेगा, मुसलमान दिखेगा, सिख दिखेगा, ईसाई दिखेगा। ये क्यों नहीं विकास पे बात करते? ये क्यों नहीं नौकरी बात करते? ये क्यों नहीं रोजगार पे बात करते? मेरा पूछना है, मेरा सुन लीजिए पहले, मेरा सुन लीजिए सवाल। ये रोजगार पे इनको बात करनी चाहिए। ये रोजगार विकास। मैडम, मेरा समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता से है कि माफियाओं पर बुलडोजर से तकलीफ इनको क्यों होती है? वो तो माफिया हैं, उनके भाई बिरादर हैं, क्या उनको तकलीफ क्या होती है? माफियाओं पे चलता है जिनको तकलीफ क्यों होती है? इनके भाई बिरादर हैं क्या? महिला भी हमारे साथ है। आप लोग थोड़ा व्यवस्था बनाए रखिए, डिसिप्लिन रहिए, डिसिप्लिन नहीं छोड़ना है। महिलाएं मैं चाहूंगी मैडम थोड़ा सा आगे आइए। जी क्या कहना चाहते हैं? मुझे ये सभा प्रतिनिधि से ये पूछना है कि 2 साल कोरोना काल में यहाँ के सांसद अखिलेश जी एक बार भी आए और उन्होंने अपने जो सांसद निधि का एक भी पैसा यहाँ खर्च किया क्या? इसी डर से वो आजमगढ़ छोड़कर करहल पहुँच गए अपने पिता के क्षेत्र में। चलिए ये नाराजगी है जनता की, आप शायद सुन नहीं पाओगे सवाल। आप सभी शांत हो जाइए, चिल्लाइए मत। आप अपने नेता की बात नहीं सुन पाएंगे, फिर आपको लगेगा मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। आप के मुद्दों पर सवाल जा रहा है, शांत रहिए आप लोग। सवाल एक महिला की तरफ से ये आया है कि जब कोरोना काल था, लोग भारी मुसीबत में थे, अखिलेश यादव यहाँ झांकने तक नहीं आए और चुनाव लड़ने की बारी आई तो सेफ सीट करहल पे चले गए। ये नाराजगी है जनता। मैं बहुत सीधी सी बात बताना चाहूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब करहल से चुनाव लड़ने का फैसला किया, आजमगढ़ के सारे वरिष्ठ नेताओं से वो पूछा, उन्होंने बोला आजमगढ़ मेरी कर्मभूमि है। दूसरी बात, कोरोना की बात, हमने 1 करोड़ पीजीआई को जो ऑक्सीजन प्लांट बना वो हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया। तरवा अस्पताल को जो पैसा दिया गया वो माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया। रही बात हमारे कार्यकर्ता घर घर बैठ के, मैं खुद एक डॉक्टर होके मैं क्षेत्र निकला हूं, अपने मरीजों का इलाज भी किया है और अनाज भी बांटा है। ये भाजपा के लोग झूठ है और फरेब फैलाते हैं। भाजपा जब अपने कामकाज गिनाती है तो आप उसे झूठ कह देते हैं, जब आप पर सवाल आता है तो आप अपनी फेहरिस्त खड़ी कर देते हैं। जनता तय करेगी किसके दावे सच्चे हैं। मैं उधर बिल्कुल नहीं जाऊंगी। पहले तो आप बैरियर से पीछे चलिए बैरियर से आप बिल्कुल नहीं जाओगे जहाँ डिसिप्लिन तोड़ेगा कोई। जी क्या कहना चाहते हैं? मैडम केवल एक एग्जांपल देना चाहते हैं, सदर की जनता क्यों दुर्गा प्रसाद यादव बार बार चुनती है। 1 साल पहले रानीसराय में अतिक्रमण हुआ था, गुड्डू मिश्रा अपनी मोबाइल स्विच ऑफ करके बंद करके गायब हो गए थे, लेकिन मौके पर पहुंचकर माननीय दुर्गा प्रसाद यादव, माननीय विजय भैया उचित मदद करने का प्रयास किए थे। सदर की यही पुकार दुर्गा यादव बारंबार। मैडम मैं ये कहना चाहूंगा, नहीं चाहिए मुझको मंदिर, नहीं चाहिए मस्जिद, नहीं चाहिए गुरुद्वारा, ऐसा स्कूल चाहिए। मुझको शिक्षा चाहिए, मुझको रोजगार चाहिए। ये रोजगार पे बात क्यों नहीं करते? क्यों आतंकवादी पे बात करते हैं? दोनों जरूरी है। सुरक्षित देश भी जरूरी है, आतंकियों का सफाया भी जरूरी है, रोजगार भी जरूरी है, सब जरूरी है। आप बोल चुके हैं जी। मैं डबल इंजन की सरकार और अयोध्या में मंदिर बनाई, काशी बनाई, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन एक सवाल पूछना चाहता हूं, भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस और माननीय मोदी जी ने कहा था 6 महीने में दागी संस्थाओं को बाहर किया जाएगा, क्या उस पे अमल हुआ है? ये 2 क्वेश्चन मेरे हैं। हाँ जी आगे आइए चाचा, आगे आइए। हाँ जी क्या बोल? मैडम ऐसा है कि इतनी सरकार में इतनी महंगाई जबरदस्त है कि सारे लोग तबाह हैं। ये शिक्षा का एकदम भ्रष्ट इन्होंने कर दिया आज जो इन्होंने कहा सिलेंडर देंगे, 400 का सिलेंडर इन्होंने 1000 पे चढ़ाया। हम गरीब आदमी लोग मर रहे हैं। इनके राज में जो 900 रुपए का अब तेल था, महंगाई बढ़ गई है, ये शिकायत जनता।
इन लोगों ने 2 करोड़ रोजगार की बात किया था, लेकिन रोजगार तो नहीं दिए, रोजगार छीन लिए ये लोग। और कोरोना काल में इन लोगों ने जो रैलियां किया था इन लोगों ने, और जनता के पैसे को लूटकर और जनता की जो खिदमत करना चाहिए था उन लोगों ने नहीं किया अपनी रैलियों के लिए। मैं बहुत विनम्रता पूर्वक जो हमारे सपा के जो बैठे हुए हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, सपा सरकार में जो यश भारती सम्मान दिया गया, वो यश भारती सम्मान किस रूप में दिया गया? उस यश भारती सम्मान क्या सैफई महोत्सव में 3 साल जो महिला एंकरिंग कर रही थी उसको यश भारती सम्मान दिया जाता है, 11 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिए जाते हैं, 50,000 रुपए साल का दिया जाता है। क्या यश भारती सम्मान का वो रूप था? ये सवाल है मेरा अखिलेश यादव जी से और उनकी पार्टी। ठीक है, ये सवाल मैं सीधा सपा के प्रवक्ता के सामने ले जाती हूँ। आपने यश भारती सम्मान को लेकर सवाल सुन लिया या मैं रिपीट करूँ? उन्होंने नाराजगी जताई है और कहा है कि सैफई महोत्सव में एक एंकर को लाखों का पुरस्कार दिया जाता है जो स्टेज पर मंच पर एंकरिंग कर रही थी उस समारोह का। तो क्या यश भारती सम्मान का यही आप लोग डिग्निटी रख पाए हैं? देखिए, मैं बहुत सीधी सी बात बता रहा हूँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास एक विजन है, बहुत सारा विजन है। यश भारती सम्मान उन्होंने शुरू किया कि जो जिले की, जो प्रदेश की सम्मानित जनता है, जो अपने क्षेत्र में समाजवादी क्षेत्र में या जिसमें अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको सम्मानित करने, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे कवि हो, और हम उसका सम्मान लगातार करते रहेंगे। हर जिले से हम उसको एक यश भारती अवार्ड हर जिले से हमारी सरकार आने पे देने जा रहे हैं। ठीक है, ये सवाल उन्होंने पूछा था, वो कुछ कहना चाहते हैं? जी बताइए, 10 सेकंड मुझे कांग्रेस के पास। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि यश भारती सम्मान आप कह रहे हैं कि आप उन लोगों को दे रहे हैं जिन लोगों ने काम करा है। आप एक प्रमुख सचिव की वाइफ को इसलिए सम्मान दे रहे हैं कि प्रमुख सचिव की पत्नी है। आप इसलिए सम्मान यश भारती का दे रहे हैं कि कोई एक पति जिसका पति IAS है उसकी पत्नी को आप यश भारती का सम्मान दे रहे हैं। आप इसलिए दे रहे हैं कि सैफई महोत्सव हो रहा है। ये सवाल जनता की नाराजगी है। कांग्रेस की तरफ से आप कुछ कहना चाह रहे जी? देखिए कोई भाजपा के एक साथी यहाँ माफिया पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजमगढ़ में दलितों के घर के ऊपर बुलडोजर चलाए गए। मैं उसमें 6 दिन की भूख हड़ताल पे बैठा था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि धनंजय सिंह किस दूध के धुले हुए हैं, ब्रिजेश सिंह किस दूध के धुले हुए हैं? बड़ा सवाल। आप कह रहे हैं कि दलितों के घर पे बुलडोजर चलाया गया। बताइए, दलितों के घर पे बुलडोजर चलाया गया, क्या मामला है पूरा? क्यों नाराजगी और मुद्दा? मेरे भाई कह रहे हैं कि दलितों के घर पे बुलडोजर चला। शांत हो जाइए। उस कांड में जो अधिकारी शामिल थे उनको इस जिले से रुखसत कर दिया गया और उनको जिनका घर टूटा था उनको घर बनवाया गया। दूसरी बात, आपने जवाब दे दिया। समाजवादी पार्टी की तरफ से आप कुछ कहना चाह रहे थे काउंटर? मैं बहुत सीधी सी बात पूछना चाहता हूं, क्या आज महंगाई पे बात नहीं होनी चाहिए? भाजपा की जनता क्यों महंगाई पे बात नहीं करना चाहती? कोई प्रवक्ता नेता 2014 में डायन होती थी, आज इनकी बुआ बन के बैठी हुई है, उस पर ये बात क्यों नहीं करते? 31 मार्च तक ये अनाज देने जा रहे हैं, हम 5 साल अनाज देने जा रहे हैं, हम 10 रुपए में समाजवादी थाली देने जा रहे हैं। आप तो कह रहे हैं हम घी भी देंगे, अनाज के साथ साथ सेहत भी बनाएंगे, 10 रुपए की समाजवादी थाली भी देंगे। आम आदमी पार्टी, बताइए, आपने फ्री बिजली की शुरुआत की, इन्होंने तो फ्री की झड़ी लगा दी पूरी। आप तो पीछे रह जाएंगे इस कॉम्पिटिशन। बिल्कुल पीछे नहीं, ये तो हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारा संदेश जो दिल्ली से चल के आया है यूपी के लिए, ये लोग इसको प्रतिपूर्ति इसकी कर दे रहे हैं। हमको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। 1-2 बात मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे मैडम आपसे कि किसी भी डिबेट का मतलब होता है कि उस डिबेट की सार्थकता, और यहाँ मौजूद हमारे जितने भी भाई जिस भी पार्टी से हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि वर्तमान में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, इसके पूर्व में रही है सरकार समाजवादी पार्टी की, इसके पहले रही है बसपा की। इन तीनों सरकारों ने यहाँ एक उपेक्षित जिला हॉस्पिटल है, उसको मैं उपेक्षित इसलिए कह रहा हूँ कि आज तक वहां पे हाई कैडर के डॉक्टर या अभी तक एक न्यूरो सर्जन उस हॉस्पिटल को नहीं मिल पाया है। तो हम मुद्दों की बात छोड़ के ये तमाम उल जलूल की बातों में उलझे रहते हैं। बताइए जनता क्या कहना चाह रही है? देखिए, इस तरह से नहीं, मैं पुलिस को कहूंगी इन्हें कंट्रोल करिए इनको। आप मैडम यहाँ पे एक सवाल नहीं पूछ रही है कि आप हल्ला मचाना बंद करेंगे तो यहाँ सारा सवाल पूछा जा चुका है। क्या आप नया पूछना चाहते हैं? कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है। क्या नया पूछना चाहते हैं? मैं बताती हूँ कितनी बार पूछ। नया यहाँ ये पूछना चाहता हूँ, बीजेपी के नेता से पूछे वो किसानों के लिए क्या किए आज तक। किसानों को रोक दिया गया गाड़ी के नीचे और मुख्यमंत्री के बेटे की जमानत हो गई।
मैं ये बीजेपी के प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूँ, ये आजमगढ़ में यादवों के नेता बीजेपी क्या है? इनको मंच पर सीट मिलती है क्या? किस लिए ये यहाँ केवल यादवों की राजनीति करने के लिए? यादव का एक मुद्दा पे कभी लड़े हैं क्या? क्यों यादव में है? यादव के कोई मुद्दा पे नहीं लड़ते हैं, बस यादवों के लिए, इनके लिए इसलिए भाजपा में रखा गया इनको कि आप यादवों की राजनीति करिए। यादव इस तरह के दाव तो हर सियासी पार्टी चलती है, हर जातिगत समीकरण साधने के लिए। भाई साहब कंट्रोल, अनुशासन मत तोड़िए। क्लोजिंग रिमार्क्स हो गया बस। मुद्दे पे है, मैं सपा के अपने भाई से पूछना चाहूंगा, हमेशा विकास की आप लोग बात करते हो, पीजीआई बना और इतने बड़े हॉस्पिटल में एक ऑक्सीजन प्लांट नहीं बिठाया गया, ये किसकी कमी थी? दूसरा जहां पे राहुल प्रेक्षागृह बना और आज वो रंगमंच के काम के लायक नहीं है, किसकी गलती? तीसरा सवाल है, मैं विश्वविद्यालय की मांग को आपकी सरकार ने आज तक पूरा नहीं किया। क्या वो आजमगढ़ के लड़कों को अशिक्षित रखना चाहती थी? विकास दुबे की पत्नी को क्यों जेल में रखा गया? आखिर उसका क्या कसूर है? जातिवाद, जब आप सब लोग जातिवाद कर रहे हैं तो विकास दुबे की पत्नी को जेल में क्यों रखा गया, या कोई बताएगा? जनता ने अपनी अपनी बात रखी, तमाम मुद्दे उठाए। मैं चाहूंगी, क्योंकि अब शो खत्म करने का वक्त आ रहा है, आप लोग 10 सेकंड में क्लोजिंग रिमार्क्स दें। 10 सेकंड। जहां तक ये बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया। इसके अलावा 3 करोड़ लोगों को स्वरोजगार देने का काम किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, ठीक है। और जहां तक माफियाओं की बात है, 1800 करोड़ रुपए हमने माफिया वसूली की है। आप ये डेटा दे चुके हैं जी, क्या कहना चाहेंगे जातिगत? मैं जनता से ये कहने जा रहा हूं और आप देख लीजिएगा, 10 मार्च को मैं आप ही के चैनल पे डिबेट पे बैठ रहा हूं और आप देख लीजिएगा आजमगढ़ में 7 सीटों में भाजपा की जमानत जब्त होने जा रही है। जो सवाल था, किसी भाई ने पूछा था कि किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये किया कि हर किसान को, चाहे 2 बिस्वा का हो चाहे 2 बीघे का हो, चुप रहो, दलाली बंद करो ना, दलाली बंद करो। किसानों को चौकीदार बना दिया है और भाजपा के प्रत्याशियों को किसान डंडा लेके गांव में इंतजार कर रहे हैं, इनके प्रत्याशी गांव में नहीं जा। क्लोजिंग रिमार्क जाते जाते क्या कहना चाहिए? हमारी सरकार अब जैसे ही हमारी सरकार यूपी में आती है, हम महिलाओं के लिए यात्राएं मुफ्त करेंगे, दर्शन के लिए फ्री बसें चलवाएंगे। ये हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा महिलाओं के लिए। सर, जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे? इस बार चुनाव में मुद्दों का बोलबाला है या जातिगत समीकरण हावी रहेगा? देखिए, चुनाव में मुद्दों का कोई असर नहीं रह गया है, चुनाव टोटल जातिवाद पर है। और 2 चीजें मैं बता दूं, विकास के मुद्दे बहुत उठाए गए, एक्सप्रेसवे की भी बात की गई, तो एक्सप्रेसवे में समाजवादी पार्टी ने उसकी लकीर खींची और योगी जी ने उसको बनवा करके अंजाम दिया। तो धन्यवाद जनता को, दोनों को करना चाहिए। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आजमगढ़ की जनता का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाए। तो आज के लिए चुनाव एक्सप्रेस में बस इतना ही। कल वाराणसी में होगी आपसे मुलाकात। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की चुनाव एक्सप्रेस वाराणसी पहुंचेगी, वहां के शहीद उद्यान पार्क से होंगे लाइव। आप भी जुड़िए और कहिए अपने मन की बात, पूछिए सवाल। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।